जलियांवाला बाग नरसंहार भारतीय इतिहास में एक ऐसी घटना है जिसके जख्म आज भी भरे नहीं है। इस घटना ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा दी और इसने ऐसी घटनाओं को जन्म दिया जिसने भारत इतिहास पर दूरगामी प्रभाव भी डाले। आज 100 साल बाद भी इसके जख्म लोगों की आंखों में आंसू ला देते हैं। इस वीडियो में मैं आपको इस नरसंहार की 16 सबसे खौफनाक बातें बताने वाला हूं। नंबर 1, ब्रिटिश हुकूमत ने भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए 13 अप्रैल 1919 को रोलेट एक्ट लाने का फैसला किया। इस एक्ट के मुताबिक ब्रिटिश सरकार के पास शक्ति थी कि वह बिना ट्रायल चलाए किसी भी संदिग्ध को गिरफ्तार कर सकती थी या उसे जेल में डाल सकती थी। रोलेट एक्ट के तहत पंजाब में 2 मशहूर नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन कीचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था। नंबर 2, इस नियम को रोकने के लिए और पंजाब के 2 नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में लोगों ने कई प्रदर्शन किए और कई रैलियां भी निकाली गई। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने अमृतसर में मार्शल लॉ लागू कर दिया और सभी सार्वजनिक सभाओं और रैलियों पर रोक लगा दी गई। नंबर 3, पंजाब में उस दिन बैसाखी का दिन था। इसी दिन स्वर्ण मंदिर में मेला भी लगा हुआ था। सभी अपने परिजन के साथ इस मेले में आए थे। लोग इसी दिन 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने के लिए इकट्ठे होने लगे। यह बाग अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास एक छोटा सा बगीचा है। इस बाग में महिलाएं, कई छोटे बच्चे और बुजुर्ग आदि शामिल हुए थे। वैसे यहाँ पर ज्यादा संख्या में सिख लोग शामिल हुए थे। नंबर 4, जनरल डायर को जब इस सभा के बारे में पता चला तो वह अपनी फौज के साथ निकल पड़ा। ये जो आप गली देख रहे हैं, इस गली से ही जनरल डायर अपने अंग्रेज सिपाहियों के साथ जलियांवाला बाग में घुसा था। वहां पर पहुंचते ही जनरल डायर ने बाहर निकलने वाले सभी दरवाजों को बंद करवा दिया और अपने सैनिकों से कहा कि जिस ओर ज्यादा भीड़ भागे उस ओर ज्यादा गोलियां चलाना। नंबर 5, जनरल डायर ने लोगों को किसी प्रकार की कोई वार्निंग नहीं दी थी। उसने यह भी नहीं कहा कि इस जगह को खाली कर दो नहीं तो गोलियां चला देंगे। वहां जाते ही अंधाधुंध तरीके से लोगों पर गोलियां बरसाने लग गई। गोलियां चलते ही लोगों में भगदड़ मच गई। लोग बाहर की ओर भागने लगे, लेकिन वहां तो सैनिक सामने से पहले से ही गोलियां बरसा रहे थे। नंबर 6, यह सोचने वाली बात है कि जनरल डायर के पास महज 50 सैनिक थे जो गोली चला रहे थे। वहीं सामने की ओर 10,000 से ज्यादा की संख्या में भीड़ मौजूद थी। कुछ आंकड़ों के मुताबिक यह संख्या 20,000 के आसपास थी। अगर लोगों को थोड़ा सा भी सोचने का वक्त मिल जाता तो क्या ये 50 सैनिक हजारों की भीड़ में ऐसा नरसंहार मचा पाते? शायद नहीं। ये हजारों की भीड़ ही उन 50 सैनिकों पर भारी पड़ जाती। नंबर 7, इस हत्याकांड में ब्रिटिश फौजियों द्वारा 10 से 15 मिनट तक लगातार बिना रुके गोलियां चलाई गई थी और इन 10 मिनट में ही 1650 राउंड गोलियां चल चुकी थी। उनके हाथ तब तक नहीं रुके थे जब तक कि गोलियां खत्म नहीं हो गई थी। नंबर 8, आप अपने सामने जो कुआं देख रहे हैं यह वही कुआं है जब लोग जान बचाने के लिए इस कुएं में कूद गए थे। दरअसल जलियांवाला बाग से बाहर जाने के लिए एक संकरा मार्ग था और चारों ओर मकान थे। जब लोगों को भागने का कोई रास्ता नहीं मिला तो बाग में बने हुए इस कुएं में कूदते गए। महिलाएं अपने बच्चों को बचाने के लिए इसमें छलांग लगा रही थी, लेकिन सब मर गए और यह कुआं लाशों से ऊपर तक भर गया था। उस कुएं को आज शहीद कुआं कहा जाता है। लोगों ने दीवारों पर चढ़कर भागने की कोशिश की तो उन पर भी गोलियां चला दी गई थी। ब्रिटिश सरकार की क्रूरता को गोलियों के निशान के रूप में बाग की दीवारों पर आज भी देखा जा सकता है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस घटना में 200 लोग घायल हुए थे और 379 लोग शहीद हुए थे, जबकि कई अन्य आंकड़ों में यह बात सामने निकल कर आई है कि इस घटना में 1000 से अधिक लोग मारे गए थे और 2000 से अधिक लोग घायल हुए थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां पर 1650 गोलियां चली थी, क्या वहां पर महज 300 लोगों को ही वो गोलियां लगी थी? नंबर 9, जनरल डायर ने लोगों को डराने के लिए यह हत्याकांड किया ताकि लोग आजादी की लड़ाई से पीछे हट जाएं। जनरल डायर और अंग्रेजी सरकार की यह धारणा गलत साबित हुई और इसके बाद पूरे देश में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ ज्यादा आक्रोश और आग भड़क गई। हर मोर्चे पर विक्टोरिया की सरकार की खिलाफत होने लगी और लोगों का असंतोष आक्रोश में बदल गया। लोगों ने उग्र प्रदर्शन करना शुरू कर दिए।
इससे घबराकर ब्रिटिश सरकार ने जांच के लिए हंटर कमेटी गठित की थी। नंबर 10, इस हंटर समिति में लॉर्ड हंटर के अलावा जस्टिस जीसी रैंकिन, WF राइस, मेजर जनरल सर जॉर्ज बेरो और सर टॉमस स्मिथ सदस्य थे। कमेटी में सर सचिन सितलवाड़, सरदार सुल्तान अहमद खान और जगत नारायण को भी शामिल किया गया था। हालांकि हंटर कमेटी की रिपोर्ट आती उससे पहले ही ब्रिटिश सरकार ने अपने अधिकारियों को बचाने के लिए इंडेमिनिटी बिल पास करा लिया था। नंबर 11 है, मार्च 1920 में हंटर कमेटी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड पर अपनी रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में हत्याकांड को हल्का दिखाने की पूरी कोशिश की गई। पूरी रिपोर्ट एक प्रकार की लिपापोती का प्रयास था। कमेटी की रिपोर्ट में पंजाब के गवर्नर माइकल ओडायर को निर्दोष बताया गया। वहीं गोलीबारी करने वाले जनरल डायर के बारे में कहा गया कि जनरल डायर ने जरूरत से अधिक बल प्रयोग किया, मगर जो किया वह निष्ठा से किया। डायर के इस अपराध के लिए उसे नौकरी से हटाने का दंड दिया गया है। रिपोर्ट में मरने वालों की संख्या 379 और घायलों की संख्या महज 100 के आसपास बताई गई थी। नंबर 12 है, इतिहासकारों के अनुसार जलियांवाला बाग में किया गया नरसंहार एक सुनियोजित षड्यंत्र था, जिसे पंजाब के गवर्नर माइकल ओडायर, जनरल डायर और ब्रिटिश अधिकारियों ने रचा था। दरअसल ये सब मिलकर पंजाबियों और क्रांतिकारियों को डराना चाहते थे ताकि 1857 के जैसी कोई एक और स्थिति ना बन सके। नंबर 13 है, उस दौरान देश में ब्रिटिश का दबदबा अधिक था, लेकिन हत्याकांड के बाद भारत में अलग ही लहर देखने को मिली। हाउस ऑफ कॉमन्स ने तो डायर के खिलाफ निंदा का प्रस्ताव पारित किया, लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने प्रशंसा पत्र पारित किया, जिसकी काफी निंदा की गई और आखिर में निंदा प्रस्ताव पारित करना पड़ा। वहीं जनरल डायर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। नंबर 14 है, इस घटना के बाद पंजाब के क्रांतिकारी उधम सिंह के अंदर एक आग सी जल गई थी। सैकड़ों लोगों की मौत का बदला लेने के लिए उधम सिंह लंदन चले गए, जहां पर उन्होंने केक्सटन हॉल में जनरल डायर को गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बदले में 31 जुलाई 1940 को उधम सिंह को फांसी की सजा दी गई। आज भी उन्हें एक शहीद के रूप में याद किया जाता है। नंबर 15 है, इस घटना का महात्मा गांधी पर बहुत असर पड़ा था। इस कारण महात्मा गांधी ने अपना पहला और बड़े पैमाने पर सत्याग्रह अभियान और असहयोग आंदोलन का आयोजन शुरू किया। वहीं इस घटना के विरोध में बांग्ला के कवि और नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1915 में प्राप्त नाइटहुड की उपाधि का त्याग कर दिया था। नंबर 16 है, आज जलियांवाला बाग एक पर्यटन स्थल बन चुका है, जहां देश भर से लोग शहीदों को नमन करने बड़ी श्रद्धा के साथ आते हैं। वहीं जब इंग्लैंड की महारानी भारत आई, तब उनसे उम्मीद और मांग की जाती रही कि अंग्रेज इस नरसंहार के लिए माफी मांगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 1977 में महारानी जलियांवाला बाग तक गई पर माफी नहीं मांगी, लेकिन इस नरसंहार की 100वीं बरसी पर ब्रिटेन ने इस घटना पर अफसोस जरूर जताया था। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। इस वीडियो के बारे में आपके जो भी विचार हों वो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार रहता है।